रुचि अपनी शादी से बहुत खुश थी। भले ही गरीब परिवार में रुचि की शादी हुई थी, लेकिन रुचि फिर भी संतुष्ट थी। रुचि बस अपनी ननद की अमीर सहेली से परेशान थी, जो हमेशा उसके घर आकर उन लोगों की बेइज्जती करती थी। सुबह के समय रुचि सबके लिए काली चाय बनाती है और फिर सब लोग चाय पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पूनम की अमीर सहेली आ जाती है और वो ताना कसते हुए कहती है, हेलो गाइस, मैं आ गई। आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। आ गई अपनी अमीरगिरी दिखाने। ना जाने अब क्या दिखाएगी। भाभी, आपने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कह रही थी कि काली चाय पियोगी। काली चाय? ये क्या होता है? मैंने तो पहली बार नाम सुना है। काली चाय मतलब ब्लैक कॉफी। तुम्हें तो पसंद होगा ना। मैंने देखा है अमीर लोगों को ब्लैक कॉफी बहुत पसंद होती है। ब्लैक कॉफी? ओह, आई लव इट। आप इतना बोल रही हो तो मैं एक कप ले ही लूंगी। ठीक है मेम साहब, सबके साथ बैठो। मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। छी, मैं और नीचे जमीन पर बैठूंगी? नेवर। बिल्कुल। अब हम लोग तो गरीब हैं, तो हमारे घर में जमीन के अलावा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम्हें तो जमीन पर ही बैठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, जूही जमीन पर कैसे बैठ सकती है? आपको तो पता ही है कि जूही इतने बड़े घर की लड़की है और वो जमीन पर बैठेगी। वाह पूनम, तुम्हारी दोस्त का घर ही बड़ा है, दिल तो छोटा ही है। उसको ये दिखाई नहीं देता कि हम गरीब हैं, तो गरीब के घर में नीचे ही बैठा जाए। बस भाभी, बहुत हो गया। आप कुर्सी लेकर आओ, जो आपके मायके वालों ने शादी में प्लास्टिक की कुर्सी दी थी, क्योंकि सोफे देने की तो उनकी औकात नहीं है। अरे वाह, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे महलों में रखा है, तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे सोने के लिए चारपाई भी नहीं दी। मेरे घर वालों ने नहीं दी तो क्या हो गया? अपने मायके वालों को बोल देती कि वो पलंग दे देते। पूनम हमेशा ही अपनी दोस्त जूही की साइड लेती थी और इसीलिए उसकी आए दिन अपनी भाभी से बहस भी होती रहती थी, जैसे कि अभी हुई थी। ये देखकर जूही बहुत मजे लेती है। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। दोनों ननद भाभी जूही की वजह से काफी लड़ाइयाँ भी करती थी। ऐसे ही एक दिन ननद भाभी और सास राधा तीनों मार्केट में जाते हैं और वहाँ जूही भी आ जाती है। पूनम, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझसे मिलने तेरे घर जा रही थी। अच्छा हुआ, वैसे तू मुझे यहीं मिल गई। लो, यहाँ भी आ गई। कहीं तो पीछा छोड़ दिया कर, एक पल को चैन नहीं है इस लड़की को। भाभी, आप कुछ कह रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि हम तो यहाँ रोज आते हैं, लेकिन तुम इस मार्केट में क्या कर रही हो? यहाँ तो मैं कुछ सामान खरीदने आई थी। अब मैं यही पास में कुछ खाने जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, हमारे साथ यहाँ क्या कर रही हो? अब अकेले क्या ही जाऊँ? आप लोग मिल गए हैं तो आप लोग मेरे साथ ही चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अकेले जा। तेरे साथ जाएंगे तो हमारे पूरे महीने की जमा पूंजी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ जूही, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तू अकेले चली जा, हम घर पे खा लेंगे कुछ। अरे ऐसे कैसे बोल रही है? मैं खुद के पैसों से ही खाना खिलाऊंगी। मुझे पता है तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम लोग मेरे जैसा खाना खा भी नहीं सकते, इसलिए तो तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ मैं। ये सब सुनकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आ जाती है। रुचि के पीछे राधा पूनम को भी घर ले आती है। अपनी भाभी की वजह से पूनम को भी आना पड़ा था, इसलिए उसे काफी गुस्सा आता है और वो घर आते ही गुस्से में अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये क्या बदतमीजी है? आपके कारण हमें भी यहाँ आना पड़ा। आपको पता है जूही को कितना बुरा लगा होगा। तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो हमें गरीब बोलकर हमारा मजाक बना रही थी, और तुमको उसके बुरा लगने का बहुत दुख हो रहा है? क्या गलत बोला है उसने? सच ही तो कहा है कि हम गरीब हैं। इसमें बेइज्जती वाली कहाँ की बात है? वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो बस तुम्हारा मजाक बनाती है। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारी दोस्त कैसे 4 लोगों के आगे मजाक बना देगी। आप मेरी दोस्त जूही से जलती हो भाभी, क्योंकि मेरी दोस्त अमीर है और आपकी कोई भी दोस्त अमीर नहीं है। माँ, आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। वो हमारा मजाक ही बना रही थी। वो बस अपना पैसे का दिखावा करती है और हमें नीचा दिखाती है। माँ जी रहने दीजिए, इसको अभी कुछ समझ नहीं आएगा। ये दोस्ती में पागल हो गई है। जब जूही का असली चेहरा इसके सामने आएगा ये खुद समझ जाएगी। पूनम अपने बर्थडे के लिए काफी समय से पैसे जमा कर रही होती है और उसके कुछ पैसे जमा भी हो जाते हैं। और जब पूनम का बर्थडे आता है तो पूनम बहुत सुंदर से तैयार होती है। पूनम को ऐसे देखकर रुचि कहती है, पूनम, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? भाभी आपको पता है ना कि पीछे से आवाज नहीं देते। आज का पूरा दिन खराब कर दिया आपने। आपको पता तो है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। तुम अपना जन्मदिन घर में बना लो और जो पैसे हैं उससे अपने लिए कुछ खरीद लेना। कैसी बात कर रही हो आप?
आज के दिन तो मुझे ज्ञान मत दो और मुझे रोकना टोकना बंद करो। मेरी बात तो सुनो। भाभी आपको समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ, मुझे मत रोको। पूनम अपनी भाभी को काफी अकड़ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ एक बहुत महंगे और बड़े होटल में जाती है। तुम सभी अपने मनपसंद का खाना मंगवा लो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। आर यू श्योर पूनम? क्योंकि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत महंगा है, ज्यादा बिल ना आ जाए तेरा। अरे नहीं, मेरे पास पैसे हैं, तुम लोगों को जो भी खाना है मंगवा लो। पूनम सबको महंगे से होटल में लेकर तो चली जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि महंगा होटल उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। कुछ देर बाद बिल आता है और बिल देखकर पूनम अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि बिल पूरे 12,000 का आया था। 12,000? इतना ज्यादा बिल? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मैडम इतना बिल हो चुका है आपका, आपको बिल पे करना ही होगा। पर मेरे पास अभी तो इतना नहीं है। अभी आप मुझसे 6,000 ले लीजिए, बाकी के पैसे मैं कुछ दिनों बाद दे दूंगी। मैडम जी आपको ये कोई धर्मशाला दिखाई देता है क्या? हाँ, जो बाद में दे दोगी आके? अरे आप जैसे लोग जिनकी औकात तो होती नहीं है बड़े होटल में जाने की, तो आते क्यों हो? जब यहाँ आए थे खाना ऑर्डर किया तब नहीं सोचा क्या कि पैसे नहीं है आपके पास? तब तो खाना ऑर्डर भी किया, खाया भी, और अब जब पैसे देने की बारी आई तो नाटक कर रही हो कि हम गरीब है, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे, बाद में दूंगी। ओ मैडम, तुम जैसे लोग ना आए दिन आते रहते हैं। अगर हम ऐसे ही मानते रहे तुम लोग की बात तो बाहर कटोरा लेके ना बैठना पड़ेगा हमें। पूनम पैसे दे नहीं पा रही थी, इसीलिए पूनम को काफी खरी खोटी सुननी पड़ती है और ये सब देखकर जूही कहती है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? जब खाने के पैसे नहीं होते हैं तो होटल में क्यों आई? ठेले पे चली जाती, वहाँ से खा लेती। नहीं, होटल में आके खाना है, लेकिन पैसा पूरा नहीं देना है। हमारे होटल को कोई धर्मशाला समझाए क्या, जो आओ और खाओ और जाओ? जब तेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे तो हमें यहाँ क्यों लेकर आई? तेरी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और हमारी भी खराब कर दी। यार तुझे तो मेरी हालत पता ही है, तुझे सब पता होते हुए भी ऐसे कह रही है। तुम जैसे भिखारी लोगों की इस होटल में आने की औकात ही नहीं है। जब तुझे पता है कि तेरी इतनी औकात ही नहीं है तो जाकर झूठे बर्तन धो और पैसे लाकर दे इन्हें। जहाँ जूही को अपनी सहेली का साथ देना चाहिए था, वहाँ जूही उसका साथ छोड़ देती है और वो भी सबके आगे उसे नीचा दिखाने लगती है। ये सब देखकर पूनम को मन ही मन में अपनी भाभी की कही गई बातें समझ आ जाती हैं और वो घर आते ही अपनी भाभी को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही बोल रही थी। बस हमारी गरीबी का मजाक बनाती थी, लेकिन उसकी दोस्ती में मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। आज के बाद मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जूही से कभी दोस्ती नहीं रखूंगी। चलो अच्छा है, तुमको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तुम्हारी दोस्त का असली चेहरा तुम्हारे सामने तो आ ही गया। अब रोना बंद करो, और हमने तुम्हारा जन्मदिन पर अच्छा अच्छा खाना बनाया है। रुचि पूनम को फिर से समझाती है, जिसके बाद पूनम अपनी भाभी की बात मानती है। ममता अपनी बड़ी बेटी रीमा के साथ अपनी छोटी बेटी गुंजा के ससुराल जाती है, जहां उसकी बेटी गुंजा का अपने पति राकेश की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल था। अपनी माँ और बहन को देखकर गुंजा झट से उनके गले लग जाती है। तभी ममता रोती हुई कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी बड़ी बेटी तो पहले ही विधवा हो गई थी, अब छोटी को भी तूने वही दुख दिया। क्यों मुझे भागन गरीब माँ पर तुझे तरस नहीं आता भगवान? माँ खुद को संभालो, शायद हम दोनों बहनों की किस्मत में यही लिखा था कि हम विधवा बनकर ही अपना पूरा जीवन बिता दें। ममता और रीमा गुंजा को सहानुभूति दे रही होती हैं कि तभी गुंजा की सास सीमा कहती है, डायन है आपकी बेटी, मेरे फूल जैसे बच्चे को खा गई। 6 महीने भी नहीं हुए थे अभी शादी को और मेरे बेटे को भी खा गई। मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने। अरे हमारे तो कर्म ही फूट गए जो इस कुलक्षणी को अपने घर की बहू बना लिया। अपनी इस मनहूस बेटी को ले जाओ यहाँ से। एक तो पहले से ही विधवा थी, दूसरी भी हो गई। निकल जाओ यहाँ से। सीमा बुरी तरह जलील कर गुंजा को ममता और रीमा के साथ घर से निकाल देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब ममता के सर पर गरीबी और 2 विधवा बेटियों का भार आ गया था। आसपास के लोग भी ममता की दोनों बेटियों को देखकर तरह तरह की बातें करते थे, साथ ही उनको मनहूस तक कहा करते थे, जिस वजह से कोई भी उन दोनों को अपना घर चलाने के लिए कहीं छोटी मोटी नौकरी तक नहीं देता। ऐसे ही एक दिन तीनों माँ बेटी बैठे होते हैं। तभी रीमा बोलती है, माँ,
आप क्यों हम दोनों की वजह से इतना कुछ सह रही हो? लोगों की बातें, ताने, जिल्लत, हम दोनों की किस्मत अब सिर्फ कोरा कागज हो चुकी है। दीदी सही कह रही है माँ। आपने इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर हम दोनों की शादी की। हमें खुशी थी, लेकिन हम दोनों का पति ही किस्मत से हमसे छिन गया, जिसके बाद सबने हमें ही गलत समझा। हम दोनों के पतियों के प्राण लेने की जगह भगवान हमारे प्राण ले लेता तो शायद आज आपको इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है आप हमें जहर देकर मार दो। पागल हो गई हो तुम दोनों? ये सब क्या बोल रही हो? अरे एक माँ हमेशा अपनी औलाद की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और तुम दोनों जहर खाकर मरने की बात कर रही हो। मेरी बच्चियों, समाज चाहे जो कुछ कहे, मैं जानती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ मेरी जान है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। इतना कहकर ममता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं। गरीबी की वजह से ममता के घर के हालात हर दिन और खराब होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन रीमा सर पर पानी से भरा मटका रखे हुए अपने घर जा रही होती है। तभी गांव के कुछ बदमाश लड़के पत्थर मारकर उसका पानी भरा मटका तोड़ देते हैं और कहते हैं, हाय हाय क्या बल खाती लहराती कमर है। उफ, इस भरी जवानी में विधवा हो गई। कोई नहीं, हम है ना अपनी जवानी से तुम्हें जवान करने के लिए। वैसे ये भी कमाल है, उसकी बहन भी कमाल है, और दोनों की दोनों विधवा। आजा मेरी रानी, मेरी बाहों में, बिना शादी के स्वर्ग के सैर करा देता हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? और मेरा मटका तोड़ के नुकसान क्यों किया? हाय हाय, ये तीखे बोल भी मीठे लग रहे हैं। नुकसान हुआ तो भर दूंगा मेरी जान, एक बार मौका तो दे। इतना कहकर वो लड़के रीमा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गांव के जमींदार का बेटा हीरा आता है और हीरा को देखकर वो लड़के हवा के झोंके की तरह वहाँ से चले जाते हैं। तभी हीरा कहता है, रीमा जी आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। वैसे आपका ये मटका तो टूट गया, अब आप पानी कैसे ले जाएंगे अपने घर? इस गरीब माँ की विधवा बेटी की मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती। चलो मैं आपको नया मटका दिला देता हूँ। इतना कहकर हीरा रीमा को अपने साथ कुम्हार के लेके जाता है और उसे नया मटका लेकर देता है, जिसके बाद रीमा नए मटके में पानी भरकर अपने घर जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ एक तरफ गांव के सब लोग ममता और उसकी बेटियों से चिढ़ा करते थे, वहीं हीरा के दिल में उनके लिए सम्मान और इज्जत थे। हीरा का रीमा से मिलना जुलना बढ़ने लगता है। हीरा अब ममता के घर भी आने जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब रीमा और हीरा आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हीरा की दादी पुष्पा उन दोनों को देख लेती है और कहती है, हाय राम, हीरा कहाँ इस ममता की डायन बेटी के चक्कर में फंस गया। देखो तो ये विधवा कैसे मेरे बच्चे के साथ हंस रही है, जरा भी लाज शर्म नहीं है इसको। अरे अपने पति को तो पहले ही खा चुकी है, अब मेरे पोते के पीछे लग गई। पर नहीं, हीरा की दादी अभी जिंदा है, इसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद रीमा अपने घर आती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी और कुछ औरतें भीड़ में सबसे आगे हाथों में काले रंग की बाल्टी लिए खड़ी थी, जिन्होंने बुरी तरह से गूंजा और ममता के मुंह पर काला रंग पोत दिया था। ये सब देखकर रीमा कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों और किसने किया? क्यों रे, तुझे नहीं पता कि हम सब ने ये क्यों किया? अरे शर्म नहीं आती तो एक विधवा होकर पराये मर्द पर डोरे डालते हुए मेरे पोते हीरा के साथ आशिकी के फूल खिला रही थी। अरे तेरे कर्मों का फल तो तेरी माँ और बहन को मिलना ही था, अब तुझे भी मिलेगा। आप पागल हो गए हैं क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मेरे और हीरा जी के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे परिवार के साथ ये सब करने का। बस बस,
अपनी करतूतों को दोस्ती का नाम मत दे। अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था तुझे मेरे पोते के साथ रंगरलियां मनाते हुए। अरे तुम दोनों तो पहले ही अपने पति को खा चुकी हो, अब हमारे गांव के बेटों को खाने की तैयारी कर रही हो। अरे तुम सब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मूर्खों, जल्दी से इसका मुंह काला करो, फिर इन तीनों माँ बेटियों को बेइज्जत करके पूरे गांव में घुमाना है। पुष्पा की बात सुनकर रंग लिए खड़ी औरत रीमा की तरफ बढ़ने लगती है। ममता और गुंजा बुरी तरह से चीख पुकार करती है, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर हीरा आता है और उन सभी को धक्का देकर पीछे करते हुए कहता है, दादी आप पागल हो गई हैं क्या? ये सब क्या कर रही हैं? एक औरत होकर आप एक औरत का चरित्र खराब कर रही हैं। अरे बेटा पागल हो गया है क्या तू? क्या इन विधवा की बेटियों की तरफदारी करने में लगा है? ये इस लायक नहीं है। बस करो दादी, और आप सब लोग शर्म नहीं आती है क्या? इन सब में मेरी दादी का साथ देते हुए आप लोगों के पास क्या सबके चरित्र के पंचनामे हैं? नहीं ना, तो फिर किस बुनियाद पर आप रीमा को गलत बता रहे हैं? अगर ये गलत है तो उस बुनियाद पर तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना रीमा विधवा है, उसकी एक विधवा बहन है, माँ है। मुझे भी दो सजा, करो मेरा मुंह काला। हीरा बाबू आप क्यों हम सबके लिए इतना कर रहे हैं? इन लोगों को जो करना है करने दो। मैं और मेरी बेटियां जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, पर इन लोगों को बस वही देखना है जो इनके दिल में है। कोई मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकता, एक माँ का दर्द नहीं समझ सकता जिसकी दोनों बेटियां भरी जवानी में विधवा हो गई। बस ये लोग हर दिन मेरे जख्मों पर नमक मलते रहते हैं। किसी की किस्मत में क्या लिखा है, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और हाँ, करता हूँ मैं प्यार रीमा से, और करता रहूंगा, और शादी भी करूंगा, और गुंजा की भी करवाऊंगा, क्योंकि विधवा हो जाना किसी लड़की के जीवन का अभिशाप नहीं है, बल्कि आप जैसे लोग अभिशाप हैं जो जहर भरा दिल और जुबान लिए घूमते हैं। हीरा और ममता की बात सुनकर सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और सभी ममता, रीमा और गुंजा से माफी मांगती हैं। और कुछ समय बाद हीरा रीमा से शादी कर लेता है और पुष्पा भी रीमा को हंसी खुशी अपना लेती है। कामना देवी अपनी 5 बहुओं और अपने पति रमाकांत के साथ रहा करती थी। कामना देवी की 5 बहुओं को लैपटॉप में सीरीज देखने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन जब 5 एक साथ बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रही होती हैं, तभी अचानक से लैपटॉप जमीन पर गिर जाता है और तभी बड़ी बहू चांदनी कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया? अब हम अपना वक्त कैसे काटेंगे? अब हमारा वक्त गुजारना नामुमकिन सा लग रहा है। हाय, अब ये कैसे ठीक होगा? अगर माँ जी को पता चल गया तो हमारे हाथ में कभी लैपटॉप नहीं देंगी और ना हम लैपटॉप में कभी कुछ देख पाएंगे। तुझे तो सिर्फ अपने सीरीज देखने से मतलब है ना? जा लैपटॉप के अंदर घुस जा और बाहर आते वक्त लैपटॉप को ठीक भी करते आना। बड़ी आई, सीरीज देखना बंद हो जाएगा। तो क्या करूँ ऐसा जिससे माँ जी को हम 5 पर शक भी ना हो और उनको लगे लैपटॉप उनके हाथ से खराब हुआ है बस। आप दोनों क्या समझते हैं? हमारी सास बेवकूफ है ना? हमारी सास बहुत ही ऊंचे लेवल की समझदार है। भले ही हम कुछ ना कहें लेकिन वो हमें पकड़ लेंगी। बात तो सही है। तो अब क्या करें हम? हमारा वक्त ही खराब चल रहा है जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। ज्यादा मत सोचो, आपके सोचने से लैपटॉप सही नहीं हो जाएगा। मेरी मानो तो माँ जी को सच सच बता दो, शायद हमारी सच्चाई सुनकर माँ जी का मन पिघल जाए और नया लैपटॉप बनवा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे ये भी तो बता दो। वही करेंगे जो करना चाहिए। बिना लैपटॉप के तो सब घर में बैठे बैठे एक दूसरे की शक्ल देखकर बोर हो जाएंगे। 5 बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी सास कामना आती है और उन 5 को बैठा हुआ देखकर कामना आवाज लगाते हुए कहती है, कहाँ हो? 5 की टोली आज दिखाई नहीं दे रही। आज कहाँ से सूर्योदय हो गया? वो मैं भूल गई थी, जरा बताना। हम यहाँ हैं माँ जी। यहाँ है माँ जी। अरे रे रे रे, क्या बात है! 5 मुखी एक साथ एक ही सुर में जवाब दे रही है। कमाल की बात है। बड़ी बहू, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आज सूर्योदय कहाँ से हुआ है? माँ जी, हमेशा की तरह पूर्व से क्यों? आपको याद नहीं था या आपको मालूम नहीं है सूर्य उदय किस दिशा से होता है? जो जैसा होता है वो दूसरों को भी खुद के जैसा ही समझता है बहू।
इसमें तेरी गलती नहीं है। माँ जी, आप हमें बुला रही थी? क्यों, क्या हुआ? कोई काम है क्या? अरे हाँ, तुम पांचों की आवाज नहीं आ रही? कल तक जो 5 बहुएं हर वक्त लैपटॉप के लिए लड़ा करती थी, वो आज अचानक से चुप क्यों हैं? माँ जी, वो हम बाहर जा रहे हैं, इसीलिए सोचा लैपटॉप चार्ज कर लूं, फिर आराम से बाद में देखेंगे। तैयार भी तो होना था ना, तो इसीलिए शायद आज आपको हमारी आवाज नहीं सुनाई दी। माँ जी, बहुत जरूरी काम से जाना है हमें। आपकी एक भी बहू यहाँ अभी नहीं रुक सकती, हमारा जाना बहुत जरूरी है। कामना की बात अनसुनी करते हुए पांचों बहुएं घर के लैपटॉप को लेकर निकल जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक लैपटॉप ठीक करने वाला मैकेनिक दिखता है। पांचों उसे लैपटॉप दिखाते हुए उसकी सारी कंडीशन बताती हैं। मैकेनिक की बात सुनकर पांचों हैरान हो जाती हैं और कुछ देर बाद पांचों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। जैसे पांचों बहुएं घर वापस आती हैं, तभी उनकी सास कामना उनसे कहती है, रुक जाओ तुम सभी, मुझे सब पता चल चुका है। तुम सब एक साथ बाहर क्यों गई थी? खुद को तुम बहुत ही चालाक समझती हो, सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा लैपटॉप के बारे में। बताओ कैसे खराब किया लैपटॉप? हमने कुछ नहीं किया है माँ जी। चुप, बिल्कुल चुप। एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बोलोगे तुम सारे। तू बता, लैपटॉप किसने खराब किया? वो क्या है ना वो माँ जी। तू क्यों बीच में बोल रही है? तू इस घर की बड़ी बहू है? नहीं ना, तो फिर अपना मुंह बंद करके साइड में खड़ी रह। बड़ी बहू चांदनी को बोलने दे। बोल बहू। माँ जी, वो जब हम सभी आराम से बैठकर सीरीज देख रहे थे, तभी लैपटॉप धड़ाम से नीचे गिर गया और खराब हो गया। तुम सबको मालूम है ना कि कितना महंगा लैपटॉप था? 1000 बार बोला था मैंने, लैपटॉप को ज्यादा इधर उधर मत करो। लो, टूट गया ना, अब दोबारा नहीं मिलेगा अब तुमको। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कामना का पति रमाकांत घर पर एक नया लैपटॉप लेकर आता है और बाहर वाले कमरे में रखकर चला जाता है। तभी वहाँ से घर की छोटी बहू रानी गुजरती है, तो उसे वो लैपटॉप रखा हुआ दिखता है। जब उसे वो खोलकर देखती है, तभी चांदनी भी आकर कहती है, अरे वाह, नया लैपटॉप! हाय, दिखा मुझे भी। बहुत दिनों से मैंने लैपटॉप के दर्शन नहीं किए हैं। मुझे भी देखना है, पहले मैं देख लूं, फिर देख लेना। वैसे भी सबसे पहले मैंने ही लैपटॉप देखा था। देखा होगा तूने, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते पहला हक तो मेरा ही बनता है लैपटॉप को देखने का। तू छोटी है ना, सबसे आखिर में ही देखेगी तू भी। छोटी हूँ तो क्या, सबसे आखिर में देखूं? ये क्या रूल है? मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। जो छोटा होता है उसे आखिर में देखने के लिए दिया जाता है। ये इस घर की बड़ी बहू का नया नियम है और तुम्हें ये मानना ही होगा, वरना माँ जी से कहकर तुम्हें लैपटॉप देखने से बेदखल कर दूंगी। बड़ी है, बेदखल करने वाली। बड़ी है तो क्या कुछ भी बोलेगी। रानी और चांदनी जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर तीनों बहू अपने अपने कमरे से निकलकर उनके पास आती है और लैपटॉप देखकर खुश होते हुए दूसरी बहू सोनाली कहती है, अरे वाह, क्या बात है, नया लैपटॉप। अब तो मैं अनुपमा जी भर कर देखूंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे अनुपमा देखे हुए। नहीं, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मेरा हक पहला बनता है वो सीरीज देखने का। आज मैं न्यू वेब सीरीज देखूंगी बस, और जिसको भी देखना हो वो मेरे साथ देख सकता है। मुझे भी न्यू मूवी देखनी है। तीसरी भाभी और दूसरी भाभी एक साथ अनुपमा देख लेंगी, बड़ी भाभी और चौथी भाभी एक साथ वेब सीरीज देख लेंगी और मैं हमेशा की तरह आखिर में देखूंगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्यों नहीं, तुम सबसे छोटी हो, तुम ही आखिर में देखोगी। अब मैं पहले देख लूं, जाओ तुम सब खाना बनाने की तैयारी करो। ऐसे कैसे हम तैयारी करें? हमें भी लैपटॉप में अनुपमा देखने का मौका दीजिए। पहले हम देखेंगे, फिर आप देखो या छोटी, उससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? मुझे पड़ता है फर्क, क्योंकि बड़ी भाभी की वो वेब सीरीज बहुत लंबी चलती है और पता नहीं कितनी लंबी चले, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बार तो मैं दूसरे नंबर पर ही देखूंगी बस। ऐसे कैसे देखोगी? मैं ये लैपटॉप अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जिसको भी देखना होगा मेरे वेब सीरीज देखने के बाद लैपटॉप ले जाना मेरे कमरे से।
पांचों लैपटॉप को लेकर खींचातानी कर रहे होते हैं और उनका झगड़ा हमेशा की तरह शुरू हो जाता है। जब पांचों लैपटॉप को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तभी लैपटॉप के 2 हिस्से हो जाते हैं और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनके झगड़े की आवाज सुनकर कामना भी वहां आकर उनसे कहती है, क्या हंगामा लगा रखा है तुम पांचों ने? जरा भी सुकून नहीं है इस घर में। क्यों ऐसे लड़ रही? जैसे ही कामना पूछती है वैसे ही उनके पीछे से कामना का पति रमाकांत की आवाज आती है। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैंने बस थोड़ी देर के लिए लैपटॉप यहाँ रखा था और आकर देखता हूँ लैपटॉप के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? अब रमाकांत का लाया लैपटॉप भी टूट जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब कामना की 5 बहुएं बिना लैपटॉप के रहती हैं, वो भी बिना झगड़ा किए।